नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सुनीता। कल हमने इसका 5वां अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका 6ठा अध्याय पढ़ते हैं। उसके बाद सुनीता ने कुछ नहीं कहा और मुंह मोड़कर चित्र ही देखती रही। हरिप्रसन्न भी अपने आप में हो रहकर सामने दिखते हुए चित्र में लीन हुआ, पर रह रहकर उसके मन में उठता था कि पास की कुर्सी पर बैठी हुई नारी के एक हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर धीमे से पुकार कर कहे, भाभी, मैं हूं, मिटा नहीं हूं, मैं हूं। सिनेमा समाप्त हो गया और हाल से चलने लगे। तब सुनीता ने श्रीकांत से कहा, अब रात को वो कहाँ जाएंगे? उनसे कहो घर ही न चले चलें। श्रीकांत ने कहा, हाँ हाँ, और आगे अलग अलग जाते हुए हरिप्रसन्न के पास पहुंचकर और उसका हाथ पकड़कर श्रीकांत ने पूछा, कहो हरिप्रसन्न, खेल कैसा रहा? तुम सुस्त क्यों हो? पसंद नहीं आया? हरिप्रसन्न गुनगुनाया, नहीं नहीं, अच्छा। अब घर ही चल रहे हो ना? इतनी रात गए कहाँ जाओगे? हरिप्रसन्न ने कहा, नहीं, मैं अपनी जगह ही जाऊंगा। श्रीकांत ने आग्रहपूर्वक कहा, कोई खास काम हो तो और बात है, नहीं तो जैसा वहां सोना वैसा घर सोना। हाँ, लेकिन मैं अपनी जगह ही जाऊंगा। सुनीता और सत्या पीछे आ रही थीं। सुनीता ने पुकार कर कहा, हरि बाबू, हमारे साथ ही चल रही हैं ना? सत्या ने सुनकर कहा, तो जीजी, ये बीच से ही उठकर चले नहीं गए थे? मैं तो समझती थी कि। आगे से श्रीकांत ने कहा, ये तो अपनी जगह ही जाने की कह रहे हैं। सुनीता ने बढ़कर पूछा, क्यों ओ हरिबाबू? हरिप्रसन्न ने धीमे से कहा, वहीं ठीक रहेगा। सुनीता ने कहा, अच्छा, कल दोपहर घर आइएगा। ये तो होंगे नहीं, पर सत्या की कल छुट्टी है, कल दोपहर के बाद 1 या 2 बजे आएंगे। हरिप्रसन्न ने हठात मुस्कुराकर कहा, देखिए क्या? तो नहीं आ सकेंगे? तो आ ही गया, नहीं तो। भरोसा यहां किसका कीजिए? नहीं, सुनीता ने दृढ़ होकर कहा, कल आइए, हो तो कुछ पहले ही आ जाइए, भोजन हमारे यहां ही कीजिए और कुछ सत्या का पढ़ना वढ़ना देखिएगा। ये सत्या कह रही है कि फिर आप खेल के बीच में से ही चले नहीं गए थे, वो इस पर आपको। क्यों री सत्या, ये क्या करती है? बात ये थी कि सत्या ने जीजी के पीछे जोर से एक चिकोटी भर ली थी। भाभी जी, हरिप्रसन्न ने कहा, यही समझिए कि मैं आऊंगा। नहीं आ सका तो क्षमा करने को तैयार रहिएगा, और नहीं तो क्या दंड देने का अधिकार मुझे मिला है कि क्षमा नहीं करूंगी? हाँ, अगर आप कहें कि दंड मैं आपको दे सकती हूं तो अवश्य क्षमा करना, मैं आपको पसंद ना करती। अच्छी बात है, दंड दे लीजिएगा। श्रीकांत को बिना बीच में लिए भी हरिप्रसन्न की सुनीता के साथ इतनी बातें हो गईं, निश्चय ही ये श्रीकांत को अच्छा लगा। उसने देखा कि सुनीता वाक्शून्य नहीं है, वह भली प्रकार सवाल जवाब कर लेती है और न वो रूखी न फीकी है। अपनी बात में वो रस ले भी सकती है, दे भी सकती है। ये अनुभव जैसे श्रीकांत को बहुत दिनों बाद हुआ और नवीन लगा। ये भी कहें कि ये अनुभव उसे प्रिय लगा। उसे लगा कि जीवन नीरस रहे ये आवश्यक नहीं है, ये भी कि सचमुच हरियाली उनके बीच से बिल्कुल निर्मूल नहीं हो गई है। उसने कहा, हरि, धर्मशाला वाला मकान छोड़कर तुम अगर हमारे यहां नहीं रहना चाहते तो एक निजी किराए का मकान कल ही ले लो। शाम को कचहरी से लौटने पर तुम घर मिलोगे ना? बस तब हम दोनों मकान ठीक करने चल देंगे। हाँ, आ। तांगे में बैठते बैठते सुनीता ने कहा, तो कल 11 साढ़े 11 बजे। हरिप्रसन्न तांगे के पीछे सुनीता को देखता धरती पर खड़ा रह गया। वो क्या कहे? सुनोता ने फिर कहा, आइएगा ना? पर हरि क्या कहे? और उसने वहां सामने भाभी के पास ही बैठी सत्या को भी देखा, जो दोनों पतले पतले होठों को भींचे बैठी है कि जैसे कि मुंह के भीतर कुछ वस्तु है जो फूटकर खिलखिलाती निकल ही आना चाहती है, और उसी को भीतर वरवस मूंद रखा है। वो क्या कहे? तांगा चला, उन दोनों ने हाथों को मिलाकर नमस्कार सा किया। सड़क पर खड़े खड़े हरिप्रसन्न ने भी वैसा ही सा कर दिया। श्रीकांत ने अपनी जगह से ही पुकार कर कहा, गुड नाइट। अनायास उसके मुंह से ध्वनित हुआ, गुड नाइट, और तांगा चला गया। पैदल चलकर हरिप्रसन्न अपने स्थान पर आ गया। धरती पर बिछी चटाई पर अपना संक्षिप्त बिस्तर डालकर मोमबत्ती जलाकर चाहने लगा सोए, पर नींद आती नहीं और वो सोचता है क्या करना होगा। सुनीता नाम की एक स्त्री ने जिसको कह दिया न होगा, वो क्यों न होगा? वो किस अधिकार से ऐसा कह दे सकी? वो कौन है? वो सोचने लगा कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या? इस जीवन में चलकर पहुंचना कहाँ है? किससे भागना है और किस ओर भागना है? नाते क्या हैं और विवाह क्या है? और ये कमबख्त क्या चीज है जिसको प्रेम का नाम देकर आदमी ने चाहा बांध दे, पर जो वैसे ही न बंध सका जैसे वृक्ष से आंधी नहीं बंध सकती? वो क्या है, कौन है? वो चाहने लगा कि कुछ समाधान उसके पास आ जाए, कुछ सांत्वना, पर उसको सब कुछ झमेला ही दिखाई दिया और धीरे धीरे उसके पास नींद आ गई। सत्या रात को अपनी बहन के पास रही। सुनीता की इच्छा थी कि जब अगले रोज हरिप्रसन्न आए तब सत्या को वो उसके सामने कर दे।
सत्या को पढ़ाने से हरिप्रसन्न विमुख होगा, ये उसके मन को नहीं लगता था और सोचती थी कि सत्या और हरिप्रसन्न के बीच के संकोच को उठा दिया जाए तो क्या एक पंथ से दो काज नहीं सिद्ध हो जाएंगे। इस विषय में उसमें स्त्री सुलभ उत्सुकता थी। ये था, पर उसका जी भीतर से हल्का न होता था। वहां जैसे कोई प्रश्न उलझ गया था। वो मानो विश्वस्त होकर भी संदिग्ध थी कि हरिप्रसन्न सीधा चलता हुआ उसकी स्कीम में आ मिलेगा, और सिनेमा हाल की हरिप्रसन्न की विमनस्कता अब भी ठीक तरह से उसकी समझ की पकड़ में न आ रही थी। उसका हृदय उसे बताता था कि वो आदमी हरिप्रसन्न जितना है उतना ही नहीं है। साहसिक हो पर भीरू भी है, निश्चित दिखता है पर वेदना से अछूता भी नहीं है। उसमें वेदना है सुनीता का मन उसे दोहरा दोहराकर मानो ये सूचना देता था। किसको लेकर वो वेदना है, इस बारे में जैसे उसके मन के भीतर कुछ अनुमान था, फिर भी मानो उसका पूरी तरह लेखा जोखा वो खोज लेना चाहती थी। वो सोचती थी कि उसकी बहन सत्या बुरी लड़की नहीं है, और इस हरिप्रसन्न में जो प्राणों की बेचैनी है उसको भी एक लगाम की जरूरत है। बड़े बाल और अनसवारी दाढ़ी मूछ का बखेड़ा कोई बखेड़ा नहीं है। चुटकी चुटकी में वो तो सब दूर हो जाएगा, फिर तो असाधारण और आवारा वो नहीं दिखेगा, और तब उसके भीतर की गति संयत होकर उसे व्यावहारिक सफलता के मार्ग पर ले बढ़ेगी। मुझे शंका नहीं है कि मन ठीक हो तो गृहस्थ हरिप्रसन्न समाज के लिए बहुत उपयोगी हरिप्रसन्न होगा, उसने सोचा। लेकिन वह कहाँ कहाँ रहता है, क्या क्या करता है, क्या उसका भेद में पाऊंगी, क्या अंतस्थ अभाव है और क्या तज्जनित प्रेरणा जो उसे दुनिया में से विन टिकाव घुमाए जा रही है, चलाए जा रही है। किस रिक्तता को लेकर वो यों भटकता भटकता अपनी पूर्णता की खोज में है, ये भेद क्या मैं पाऊंगी। आवारगी में सुनीता को सदा एक प्रकार का आकर्षण रहा है, शायद इसलिए कि वो स्वयं सदा घर की मर्यादा में रही है। दूरी दृश्य में रुचिरता यों भी ला देती है। इस आवारगी के प्रति उसके प्रति मन में सहानुभूति रही है। ये भी कह सकते हैं कि कुछ कुछ कलख भी रही है। वो चरित्र उसके मन के निकट अप्राप्त ही रह जाता है कि जिसके लिए सब घर डेरे हैं और कोई डेरा घर नहीं है, जो बिना दावे बिना अधिकार यहां विचरण करता है, जो जैसा बाहर है वैसा ही जेल में है। जगत की नाना वस्तुओं, नाना मनुष्यों में से जिसके लिए कोई द्रव्य संपत्ति नहीं है और कोई व्यक्ति जिसके लिए नातेदार नहीं है, जिसके लिए यहां विशिष्ट कुछ है ही नहीं, सब सामान्य है, या कह लो सभी कुछ विशिष्ट भी है, जो बिना परिग्रह बिना गेह नातों से टूटा, परिचयापेक्षाहीन अतिथि की नाई विश्व में डोलते रहने को ही बना है। वो क्या है, विधाता ने उसमें क्या अर्थ रखा है। लेकिन नहीं, सुनीता सोचती, हरिप्रसन्न निष्प्रयोजन निष्फल नहीं होने दिया जाएगा। वो नहीं है व्यर्थता के लिए। मैं जब अनायास उसकी भाभी बनी हूं तो मैं देखूंगी कि वो प्रयोजन युक्त, नातों रिश्तों से भी युक्त, घरवारी और कारवारी होकर यहां रहता है। वो सोचती कि स्त्री किस लिए है, यदि पुरुषों को प्रयोजन दान फल दान में नियोजित नहीं करती। क्या स्त्री इसलिए है कि पुरुष को अपने से निरपेक्ष रहने दे और महाप्रकृति को बंध्या। क्यों दुनिया को रेगिस्तान नहीं होना है, क्यों उसको लहलहाकर हरियाली को उठना है, इसलिए क्या पुरुषों के इस जगत में विधाता ने हमें स्त्रियों को नहीं सिरजा है। नहीं नहीं, हरिप्रसन्न यों खुला ही खुला, छूटा ही छूटा, एक ही एक कैसे रहने दिया जाएगा। अपने स्त्रीत्व से लाचार बनी वह देखती है कि परम पुरुष का अभीप्सित वह नहीं है। निष्फलता ही जगत का निष्कर्ष नहीं है, नकार सार नहीं है। मृत्यु यदि सत्य है तो तभी जब जन्म उसके आगे है। जन्मपूर्वक ही मृत्यु जी सकती है। आदि आदि उसने सोचा है और उसने सत्या को उपदेशपूर्वक तैयार कर दिया है कि वो हरिप्रसन्न से हंसी बहुत न करे, आज्ञाकारिणी रहे और शिष्टतापूर्वक उससे पढ़ने को राजी रहे। उसने मानो नए सिरे से निश्चय कर लिया है कि सत्या बहुत ठीक लड़की है और सुंदर है और सुशील है। उसने सत्या को काम में व्यस्त रखा है। उसको बराबर याद है कि आज हरिप्रसन्न दोपहर से पहले ही यहां आ जावेगा, भोजन यहीं करेगा और यदि जाना ही पड़ा तो रात से पहले नहीं जा पावेगा। श्रीकांत ने भी अनुरोधपूर्वक उससे कहा है कि जब अदालत से वो लौटे हरिप्रसन्नों से मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि उससे पहले वो किसी भांति भी जाने दिया जाए। सत्या के मन में किंतु इस आदमी हरिप्रसन्न के बारे में कोई शिष्ट उत्सुकता का भाव नहीं है। वो हार्दिकता के साथ इस मनुष्य के विषय में कुछ कर सकती है तो मुंह दबाकर हंसी सकती है। कुतूहल है तो उसे यह है कि उसकी जीजी और जीजाजी के मन में उस व्यक्ति के लिए सौहार्द किस भांति है। सत्या के मन में तो उस आदमी को किसी तरह छकाने की ही बातें उठती रहती हैं। उसका हृदय सहसा ही हरिप्रसन्न के प्रति विरोधी हो उठा है और उसे ये नितांत अयुक्त लगता है कि जीजी में उस व्यक्ति के प्रति कुछ भी कोमल भाव हो। उसका मन बार बार इस बात पर गया कि हरिप्रसन्न से कहने के लिए क्यों कोई भी बात जीजी के पास होनी ही चाहिए। सिनेमा हाल में आखिर क्यों जीजी उसके कान के पास मुंह ले जाकर कुछ कहती रही। उसकी बार बार इच्छा होती है कि जीजी के आदेशानुसार हरिप्रसन्न की प्रतीक्षा में वो जो खाने पीने के व्यंजन बनाने में मदद दे रही है सो क्यों न उन सबको बिगाड़ कर रख दे। क्यों किसी चीज में एक साथ ज्यादा मिर्च ना झोंक दे और दूसरी में नमक बिल्कुल छोड़े ही नहीं। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही और मानो अपने विरुद्ध होकर सब कुछ बड़े यत्न और एहतियात के साथ वो बना रही है।
बस जीजी के बिना जाने अपने मन की तो उसने एक ही बात की है, वो ये कि पिस्ते और इलायचियां चिपकाकर उसने मैदा के पेड़े और बर्फी बनाई है। बस उसने ऐसी कारीगरी के साथ बनाई है कि मजाल है कि वो बेढंगा हरिप्रसन्न आकर एक साथ ही उन्हें मुंह में ना रख ले। तब सत्या ने सोचा है उस मूर्ख आदमी की मूर्खता पर धोती मुंह में देकर खूब हंसेगी। श्रीकांत अपनी साधारण खाने पीने से निबटकर कचहरी जाने लगा। तब कहा, देखो हरिप्रसन्न को ठहरा रखना। आज 3 केस हैं, इससे लौटने में थोड़ी देर भी हो जाए तो उससे कहना वो ठहरे। सत्या ने जाते जाते टोककर कहा, जीजाजी वो मुझे गणित पढ़ा भी देंगे? श्रीकांत ने हंसकर कहा, आज उसका खुद इम्तहान लेकर ना देख लेना। सत्या ने कहा, मैं उन्हें फेल भी कर सकती हूं जीजाजी। वो फेल हुए तो आप लोग मुझसे बुरा तो न मानेंगे? बोलना नहीं। श्रीकांत, और तुम जीजी? मेरी क्या है एट। इसके ऊपर अब और क्या हो? या मन में विद्रोही पड़कर अपनी थाली का खाना खाने लगी। अब तक प्रतीक्षा कर रही थी, अब उस प्रतीक्षा को तोड़ ताड़ खा था। जैसे कि उसे याद रहा कि उसने खाना नहीं खाया है। अब तक चौके से जाकर वहां थोड़ा बहुत कर पहले वो आराम कुर्सी पर गुम लेटी रही, फिर सितार खोलकर उसे बन यंत्रों के साथ उस था जो सितारों के सुरों में बज उठा। उस सुर में प्रणय भी नहीं है, अभियोग भी नहीं है, मात्र एक निवेदन जैसे है। उसमें शिकायत नहीं है, केवल उच्छ्वास है। सितारों में किसके प्रति ये संगीत तरंगित हो रहा है वो नहीं जानती, वो तो बजाए जाती है। उस संगीत के भीतर का प्राण उसकी आत्मा में से निकलकर सितार के तार के सुर के सहारे गूंज रहा है कि इस शून्य की गोद में खो जाए। वो गूंजकर कमरे में भर गया है, वो बजाए जा रही है। हरिप्रसन्न के न आने पर सत्या ने इससे पहले जीजी को एक आध बार छेड़ा था। अब वो जीजी को इस भांति पाकर डर सी रही है। ये सत्या संगीत के सुर में विभोर हो जाती है। अपने कॉलेज में सबसे अच्छा वायलिन वही बजाती है। जीजी की अंगुलियों से निकलते हुए इस सुर को सुनकर सत्या घबराने लगी। उसने सुनीता से कहा, जीजी ओ जीजी, आज भूखी रहोगी, खाना ना खाओगी? सुनीता ने बजाते बजाते ही कहा, सत्या चौका संभाल कर रख दे, मैं फिर खा लूंगी। सत्या ने कहा, नहीं जीजी 3 बजते हैं, कोई बात है कि तुम भूखी रहो, चलो खा लो। सुनीता ने कहा, अच्छा चल मैं आई, तू इतने परोस कर रख। जैसे बत्ती सोने से पहले एक साथ विस्फारित हो, अतिशय उद्दीप्ति से जल उठे, मानो वैसे ही सुनीता की अंगुलियों की कठोर ठोकर से 2 एक अतीव सशक्त कांपते हुए स्वर तार में से निकले। गूंज से अधिक उनमें चीख थी। फैले नहीं, शून्य में भरे आकाश को चीरते हुए चढ़ते गए। दम रहा तब तक चढ़ते गए कि अंत में दमहार वे स्वर शीर्ष से गिरकर पाताल में आ एकदम मूर्छित हो गए। संगीत चुक गया। तब सितार को सुनीता ने धीमे से अलग रखा और आहिस्ता से उठकर वो चल पड़ी। मानो अब कोई बात नहीं है, अब वो हंस भी सकती है। यदि कुछ था तो सितारों में से सुबककर वो चुक गया है। अब सब ठीक है। सुनीता ने चौके में जाकर कहा, ला रीला, क्या ला देती है? देखूं तू खाना बनाने में कैसी होशियार है। सत्या जीजी की ये नितांत स्वस्थ प्रकृति देखकर कुछ विस्मित हुई। कहा, जीजी अब तक तुम भूखी क्यों रहीं? सुनीता ने कहा, नहीं भूखी क्यों रहूंगी, ला देना जो कुछ देना हो। सत्या ने थाली परोस कर दे दी। उसने कहा, मुझे तो पहले उनका भरोसा नहीं हुआ था। देखो न आने में उनका क्या लगा, यहां मैं सवेरे से उनकी तैयारी में जुटी रही। सुनीता ने धीमे से कहा, काम लग गया होगा। ये इतने धीमे से उसने कहा कि जैसे स्वयं ही इस बात को नहीं सुनना चाहती, मानो ये बात बिल्कुल व्यर्थ है, बहाना है, और ये कि ये बात बिल्कुल गलत है। सत्या ने कहा, ये खूब कि काम लग गया होगा, और वो क्या काम होगा जो लग गया होगा, सुनू तो। सुनीता ने मानो टालते हुए कहा, अरे मर्दों को 10 काम होते हैं और अभी क्या पता है कि वो नहीं ही आते हों। सुनीता को जैसे अपने भीतर निश्चित पता है कि हरिप्रसन्न नहीं आने ही के लिए नहीं आया है। इस बारे में उसके मन में दुविधा नहीं है। सत्या ने कहा, उन्हें ऐसा ही जरूरी काम था तो वक्त पर ही कहला भेजना चाहिए था। अगर मेरे सामने आवे मैं खूब सुनाऊं। सुनीता हंसने लगी, हां सुनाने की बात ही है। सत्या ने कहा, जीजी सच बताओ, तुम समझती हो वे आएंगे और काम की वजह से उन्हें देर हो रही है। सुनीता ने कहा, पागल, मैं क्या जानती हूं कि क्या हो गया होगा, लेकिन तेरे पढ़ाने की बात से वो आदमी क्यों ख्वाहमख्वाह इतना नाराज होगा। सत्या ने कहा, जीजी मैं कहे देती हूं, मैं उनसे नहीं पढ़ेंगी। सुनीता ने हंसकर पूछा, क्यों? मैं नहीं पढ़ेंगी। सुनीता ने कहा, अच्छा, और वो चुपचाप खाना खाती रही। थोड़ी देर में एक नौकर आया और उसने बताया कि घर पर अम्मा जी का जी अच्छा नहीं है, पेट में दर्द है, सत्या को बुलाया है और कहा है शाम को सुनीता भी आ जाए। सुनीता ने कहा, गाड़ी लाए हो? नौकर ने बताया कि हां वो गाड़ी लाया है क्योंकि वहां सत्या को अभी बुलाया है। सुनीता ने कहा, सत्या जा। सत्या ने कहा, जीजी तुम आओगी?
हाँ, कहना मैं शाम को आऊंगी। सत्या चली गई। तब सुनीता रसोई से निबटकर स्टडी रूम में आ पहुंची। सच पूछो तो उसका मन आश्वस्त नहीं है। वो सोचती है कि वो अब जाएगी तो 5-7 रोज वहीं रहेगी, इस घर में नहीं रहना चाहती। उसके मन की आशंका है कि हरिप्रसन्न अपना अनिष्ट कर सकता है। वो क्यों नहीं आया जबकि खुद मैंने उससे आने के लिए कहा था। सुनीता के सम्मान को जैसे इस भांति चोट दी गई हो। उसको ये बात चुटकी ले रही है कि इस आदमी ने मेरी बात के ऊपर अपनी जिद रखी। उसके मन में हुआ कि वो फिर सितार ले ले और अपने को कुछ खाली कर छोड़े, लेकिन सितार की जगह उसने शेली की कविता की पुस्तक ली और खोलकर कुर्सी पर लेट गई। पढ़ते पढ़ते उसकी आंख बंद हो गई। हाथ की किताब भी बंद होकर उंगलियां में टिकी रही, मानो वो यहां से कहीं और पहुंच गई थी। थोड़ी देर में उसने आंख खोली और सामने किताब भी खोली। कवर पलटा कि क्या देखती है कि उसके सामने अजनबी अक्षरों में लिखा हुआ है, श्रीमती सुनीता देवी अक्षर दृढ़ हैं, साहसिक हैं और अलग अलग लिखे हैं। जिसने भी ये किया, सुनीता को उसकी स्वतंत्रता बुरी लगी। उसने जान लिया कि ये हरिप्रसन्न का ही काम होगा। उसने किताब अलग कर दी और उठकर कमरे में टहलने लगी। टहलते टहलते उसका ध्यान गया कि एक बिना जड़ी तस्वीर दीवार के सहारे टिकी खड़ी है। वहां क्यों है? उसे बाकायदा दीवार पर टंगा होना चाहिए था। ये सोचकर तनिक खींच में उस ओर बढ़ी और उसे खींचकर उठा लिया। देखा कि अरे, ये तो वही तस्वीर है जो हरिप्रसन्न ले गया था। चित्र में अपनी छवि देखकर सुनीता को बड़ा अचरज हुआ। अरे सच, क्या वो इतनी मनोरम है? क्या वो ऐसी है? किंतु उसने ये विचार कर हठात संतोष माना कि वहीं जब वो इस तस्वीर जैसी थी, उसको बहुत दिन हो गए हैं। अब तो ये बिल्कुल मामूली है। चलो ये अच्छा है, उसने हठात मन में कहा। तब उसका ध्यान लगा कि नीचे उन्हीं अक्षरों में फिर उसका नाम लिखा है। इससे उस पर फिर रूखी हो आना चाहने लगी। उसने तस्वीर को अलग कर दिया। वो न चाहती थी कि तनिक भी सोचे कि हरिप्रसन्न का क्या होगा। वो चाहे जो कर रहा हो, दिल्ली से बाहर तो हाँ, दिल्ली से बाहर ही वो चला जावे। वो खूब अच्छी तरह जान लेना चाहती है कि हरिप्रसन्न की उसे तनिक भी चिंता नहीं है। जब हरिप्रसन्न को नहीं है ख्याल उसकी बात रखने का, तो सुनीता को भी उसकी तनिक फिक्र नहीं है। उसने सितार खींचा और स्वर मिलाने लगी। वो फिर कुछ झंकार उठाएगी जो गूंज गूंज कर सब कहीं व्याप जाए, जो गूंजे और थक जाए, तब सो जाए। अत्यंत सवल राग में उसने सितार को बजाया, यहां तक कि सितार के टूटने का डर होने लगा। जितना खींच सकता उतना तार को खींचकर वो उसमें मींड़ देती थी, मानो अपने भीतर की झल्लाहट को, उस अकारण अहेतुक खींच को वो इस प्रकार खींच निकालकर ध्वनि में मूर्त करके भेज देना चाहती है, कहीं दूर कहीं पार। भेज देना चाहती है कहीं उस पार जहां सब शांत है, सब पूर्ण है, सब स्थिर है। सितार को लेकर मानो वह उत्क्रुद्ध है। तीव्र से तीव्रतर गति से उसकी उंगली तार पर चल रही है और मिजराव की अत्यंत परुष्ट होकर देकर तार को वो गुंजा रही है। ऐसे ही समय श्रीकांत ने कमरे में आकर कहा, ओहो, क्या बात है? सुनीता ने देखा, देखकर सिमटी। सितार पर से एक साथ उसका हाथ हट गया, मानो वो कुछ अनौचित्य के बीच पकड़ी गई हो। वाद्य की गूंज धीमी होती गई और डूबने लगी। वहां अस्त व्यस्त सी हो उठी। सहसा अप्रत्याशित भाव से उसने जल्दी से कहा, तुम कब आए? कब आया? देर तो ज्यादा नहीं हुई, लेकिन तुम रुक क्यों गई? बड़ा अच्छा तो बजा रही थीं। माना सुनीता ने कहा, बहुत दिनों बाद सितार लेकर बैठी थी। लेकिन प्रिय, इस बात को मन में न लाना। माना सुनीता ने कहा, अर्थात सुनीता ने ये मुंह से नहीं कहा, किंतु समस्त भाव भंगिमा से कहा। मुंह से तो ये कहा, कपड़े बदल लो, भूखे होंगे, मैं इतने में कुछ लाती हूं। श्रीकांत ने कहा, लेकिन ये तो ठीक नहीं हुआ कि मैंने विघ्न डाला। सुनीता हठात हंसी। उसने कहा, तो लो, तुम बजाओ, मैं सुनती हूं। कहकर सितार उसकी ओर बढ़ाने लगी। मुझे तुमने इतना सिखाकर रखा होगा कि उस्ताद के सामने बजाने का मेरा मुंह हो। ये कहकर श्रीकांत ने सितार लिया और कोशिश करने लगा कि सरगम ठीक निकले। सुनीता चलने को हुई, लेकिन बीच में ही सावधान होकर आकर बोली, बाबूजी का आदमी आया था, कह गया है कि अम्मा जी का जी अच्छा नहीं है, शाम को बुलाया है। मुझे आने में 4-5 रोज लग जाएंगे, चली जाऊं? श्रीकांत ने कहा, मैं कह दूं तो नहीं भी जाओगी क्या? अम्मा जी का कैसा जी है? पेट में दर्द बताता था। तो 5-7 रोज लग जाएंगे। सुनीता ने कहा, कब कब मैं कहती हूं जो तुम ऐसा कहते हो। अच्छी बात है, मैं नहीं जाती। श्रीकांत ने कहा, अरे भाई, किसकी हेकड़ी है कि कहे मत जाओ। मैं भी देखना चाहता हूं वो आदमी कौन है, लेकिन पति नाम के प्राणी का फिर क्या होगा, ये भी सोचा है। सुनीता ने कहा, खाना दोनों वक्त वहीं खा लिया करना, नहीं तो आदमी दे जाया करेगा। ठीक है, श्रीकांत ने कहा, तुम इसमें संतुष्ट हो तो मेरा ही यही सौभाग्य है। लेकिन हरिप्रसन्न क्या चला गया? वो नहीं आए। नहीं आया? कुछ काम हो गया होगा, लेकिन तुम कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो। ये कहकर सुनीता चली गई। श्रीकांत कुछ भी न समझता हुआ वहां बैठा रहा। उद्धरण चिन्ह। सुनीता उस रोज अम्मा जी के यहां चली गई, और सुनीता के साथ जाते जाते राह में श्रीकांत ने सोचा,
चलो ठीक है, अब जरा हरिप्रसन्न की खबर लेंगे। तो ये था इसका छठा अध्याय। कल हम इसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे।